सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 5 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा चाहूं तो खामनेई की रसूमात में मौजूद हर शख्स को ख़त्म कर सकता हूं, लेकिन शहीद खामनेई के जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ देखकर डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान, खुद बताया क्यों शौक रह गए। हॉर्मोज में ईरान का नया गेम, चीन और दोस्त मुल्कों के लिए बनाया स्पेशल प्लान, रूस ने भी ईरान के हक में किया बड़ा ऐलान। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कर दिया रुस्वा, कहा उसे अच्छी तरह पता है कि बॉस कौन है। मिस्र की अपील, गजा और ईरान दोनों सीज़फायर समझौतों को बचाना बेहद जरूरी। तेहरान के आसमान में ड्रोन शो, शहीद खामनेई की बंधी हुई मुट्ठी से दिया मुकावमत का पैगाम। और जंग के बीच भी गजा में जश्न, फुटबॉल वर्ल्ड कप में मोरक्को की जीत पर सड़कों पर उतरे हजारों फलस्तीनी। शुरुआत करते हैं इस शो की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की आखिरी रसूमात में शामिल लाखों लोगों और ईरानी ऑफिशियल्स को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने नई बहस छेड़ दी है। 4 जुलाई की देर रात आई खबर के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि मैं खामनेई के जनाजे को देख रहा हूं, हम चाहें तो वहां मौजूद हर शख्स को ख़त्म कर सकते हैं। ख़ास तौर से ईरानी ऑफिशियल्स के लिए उन्होंने ये बात कही कि हम हर शख्स को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फिर बातचीत करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। मतलब बातचीत करने के लिए हम जिंदा छोड़ लें, क्या बात है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की आखिरी रसूमात के दौरान दोनों तरफ से कोई हमला नहीं होगा, यानी रसूमात आराम से सुकून से गुजर जाएंगी। उनका कहना था कि इस दौरान अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे। साथ ही ट्रंप ने फिर दोहराया कि ईरान डील के लिए बेताब है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अमेरिका वाकई बातचीत चाहता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जनाजे में मौजूद हर ईरानी ऑफिशियल को ख़त्म करने जैसी बात सोच भी कैसे सकते हैं। क्या ऐसे बयान डील का रास्ता आसान बना देंगे, या फिर दोनों मुल्कों के बीच बचा हुआ भरोसा और ख़त्म कर देंगे। और दुनिया अमेरिका के बारे में क्या सोचेगी कि उसका प्रेसिडेंट जनाजे में बमबारी की बात कर रहा है, वो ऑफिशियल्स को उड़ाने की बात कर रहा है, लेकिन किसी बम पे थोड़ी ना ये लिखा होगा कि सिर्फ ऑफिशियल्स को मारना। एक ऑफिशियल के साथ कितने लोग मारे जाएंगे, आम लोग, अगर ऐसा हो जाए। लेकिन ट्रंप ने कहा कि नहीं। फिर हम सोचते हैं बातचीत किससे होगी। वाह, आगे बढ़ते हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के जनाजे में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़ को देखकर डोनाल्ड ट्रंप खुद हैरान रह गए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें लगा था लोग खामनेई से नफरत करते हैं। 4 जुलाई की रात आई खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं शॉक्ड हूँ, हैरान हूँ, मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं, यानी लोग आएंगे ही नहीं उनके जनाजे में। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने ईरान को सिर्फ आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की आखिरी रस्मात के लिए ही 1 हफ्ते की मोहलत दी है और इस दौरान दोनों तरफ से कोई हमला नहीं होगा। ट्रंप ने एक और हेडलाइन भी आई थी, उसमें कहा है कि हमने उन्हें एक वीकेंड दिया है, शानदार। कितना अच्छा किया ना हमने। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने अब एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आखिरी रस्मात पूरी होने के बाद अमेरिका फिर से ईरान पर प्रेशर बढ़ाने या मिलिट्री एक्शन की तरफ बढ़ सकता है? फिलहाल ट्रंप ने सीधे ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बयान को देखकर यही चर्चा तेज हो गई है कि क्या करने वाला है अमेरिका और ट्रंप। बढ़ते आगे, ईरान से खबरें हैं बड़ी अहम। ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में चाइना समेत अपने तमाम दोस्त मुल्कों पर मेहरबानियों की दौलत लुटाने जा रहा है। यूं कहिए कि हॉर्मोज में ईरान ने एक बड़ा गेम सेट कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हॉर्मोज की खाड़ी अब सिर्फ दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि ईरान का नया स्ट्रेटेजिक हथियार भी बन चुकी है। ईरान की तरफ से आया एक नया बयान इसी तरफ इशारा कर रहा है, जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। 5 जुलाई लग चुकी थी, रात की बात थी, और ये बयान आया, सनसनी मचा गया। खबर यह है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मोज की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ हॉर्मोज इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों से लिए जाने वाले सर्विस चार्जेस में चीन और दूसरे दोस्त मुल्कों को स्पेशल रियायत दी जाएगी। बीजिंग में ईरान के सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने वर्ल्ड पीस फोरम में कहा कि अमेरिका और इसराइल के साथ 4 महीने चली जंग के बाद हॉर्मोज की खाड़ी अब ईरान की नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अब हॉर्मोज की खाड़ी को लेकर नए इंतजाम किए जाएंगे और ये पूरा सिस्टम ओमान के कॉपरेशन के साथ तैयार होगा। जब ईरान सर्विस फीस का लेवल और उसका तरीका तय करेगा, तब चाइना और दूसरे दोस्त मुल्कों के लिए स्पेशल इंतजाम भी किए जाएंगे। रूस भी दोस्तों में शामिल है।
रहमानी फजली ने साफ कहा, चीन हमारा दोस्त मुल्क है, इसलिए उसके लिए स्पेशल कंसिडरेशन ज़रूर होगा। इसी तरह जो मुल्क हमारे दोस्त हैं उन्हें भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी जो दोस्त नहीं हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। अगर ईरान अपने इस प्लान को अमल में ले आता है दोस्तों, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होगा कि कुछ मुल्कों को कम फीस देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये भी होगा कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सिर्फ एक समुद्री रास्ते की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे स्ट्रेटेजिक कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है जिसके ज़रिए दोस्तों को इनाम और मुखालिफ मुल्कों पर दबाव दोनों एक साथ बनाया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हॉर्मुज़ की खाड़ी आने वाले दिनों में सिर्फ दुनिया की एनर्जी सप्लाई का रास्ता रहेगी, या फिर ये वही जगह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट भी बन जाएगी। याद रखिएगा, ये ईरान का एक तरफा ऐलान है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हकीकत यह है कि अमेरिका कह चुका है कोई फीस नहीं वसूली जाएगी, ना वसूलने देंगे। ओमान के साथ कोऑपरेशन की बात ईरान कर रहा है, लेकिन ओमान फ्रांस और ब्रिटेन के साथ नया प्लान बना चुका है कि ओमान की तरफ से जहाज़ होकर गुजरेंगे, ईरान वाले हिस्से से नहीं जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और फीस कोई नहीं ली जाएगी। फ्रांस का वॉरशिप पहुंच गया है ईरान की बारूदी सुरंगें हटाने, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और क्लियर हो सके, उधर से भी जहाज जाएं। ब्रिटेन और फ्रांस ने ऐलान भी किया हॉर्मुज़ के लिए। मल्टी नेशनल मिलिट्री फोर्स भी आएगी हॉर्मुज़ में। क्या ईरान के मंसूबों पर पानी फेरना चाहता है नेटो? क्या ईरान उसी से निपटने के लिए अपने दोस्तों को, बड़े बड़े दोस्तों को, जिसमें चाइना बड़ा प्लेयर है, उसको कंसेशन दे रहा है कि आओ तुम्हारा फ़ायदा है इसमें? देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। रूस ने एक बार फिर ये साफ कह दिया है कि ईरान के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले की तरह जारी रहेगी। यानी रूस ने ईरान के हक में एक बड़ा ऐलान किया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन और रूस के सदर रह चुके दिमित्री मेदवेदेव आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की रसूमात में रूसी डेलीगेशन की क़यादत करते हुए ईरान पहुंचे थे। वहां 4 जुलाई की रात ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के बाद भी रशिया ईरान के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमें घबराहट नहीं है, हम दोस्त से दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। मेदवेदेव ने कहा कि इस जंग के दौरान हॉर्मुज़ की खाड़ी ने ईरान को गैर मामूली ताकत दी है। उनके मुताबिक अगर ईरान चाहे तो सिर्फ हॉर्मुज़ की खाड़ी में गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर, तेल पर, गैस पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। यानी रूस का साफ मानना है कि ईरान के पास सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि ऐसे समुद्री रास्ते भी हैं जो किसी भी बड़े टकराव की सूरत में पूरी दुनिया की इकनॉमी और ऑयल मार्केट को हिला सकते हैं। और ईरान ने हिला भी दिया था भाई, अब तो हल्के हल्के थोड़ा नॉर्मल हो रहा है मामला। बढ़ते हैं आगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू को उसकी जगह दिखाई दी, या फिर ये सिर्फ कैमरों के सामने दिया गया एक सियासी पैगाम था? ये मामला बॉस और चेले पर आकर रुक गया है। खबर दिलचस्प है, जुमला एक लाइन का है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान अब ज़बरदस्त चर्चा में है। ट्रंप ने कहा 4 जुलाई की रात कि मेरी और नेतन्याहू की आपस में बहुत अच्छी बनती है, लेकिन नेतन्याहू अच्छी तरह जानता है कि बॉस कौन है, असली बॉस कौन है। ट्रंप ने यह भी बताया कि नेतन्याहू ने उनसे व्हाइट हाउस में मुलाकात की ख्वाहिश जताई है और उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो तुर्की में होने वाले नाटो समिट के बाद अगले हफ्ते ही दोनों लीडर्स की मुलाकात हो सकती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का उसे पता है कि बॉस कौन है वाला बयान ऐसे वक्त में आया है कि जब अमेरिका और इसराइल के रिश्तों को लेकर लगातार नई अटकलें लग रही कि बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप का ये बयान सिर्फ सियासी ताकत दिखाने के लिए था नेतन्याहू को, या फिर वो वाकई नेतन्याहू को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में आखिरी फैसला अब भी अमेरिका ही करेगा, क्योंकि खदशा ये है कि अमेरिका से अलग ईरान पर इसराइल कोई हमला कर सकता है। तो नेतन्याहू को बताया जा रहा है कि फैसले हम करेंगे, हम डिसाइड करेंगे हमला होगा या नहीं होगा। खैर, बढ़ते आगे। क्या मिस्र अब खुलकर गज़ा और ईरान दोनों मोर्चों पर सीज़फायर बचाने की मुहिम में उतर आया, और क्या इसमें उसका कोई लालच छुपा है? सुनिएगा। मिस्र यानी इजिप्ट के सदर अब्दुल फतह अल सीसी का ताज़ा बयान जो इशारा दे रहा है वो बड़ा है। उन्होंने साफ कहा है कि गज़ा सीज़फायर डील
और अमेरिका ईरान के बीच पिछले महीने स्विट्जरलैंड में साइन हुए MOU दोनों को बिना किसी देरी के अमल में लाया जाना चाहिए, अमन कायम किया जाना चाहिए। दोस्तों, 4 और 5 जुलाई की देर रात आई खबर के मुताबिक फतेह अल-सीसी ने कहा कि गजा का सीज फायर हो या फिर ईरान से जुड़ा समझौता, दोनों को कमजोर करने या पटरी से उतारने की किसी भी कोशिश को रोका जाना जरूरी है। यानी इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं इसराइल को रोका जाना जरूरी है। दोनों जगह फड्डा कौन डाला भाई? मिस्र के सदर ने पहली बार ये भी बताया कि रेड सी में बाब अल मंदब से गुजरने वाले जहाज़ों पर यमन के हुथीस के हमलों की वजह से सुएज कैनाल को अब तक $10 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। ये नुकसान मिस्र का है। यानी गजा की जंग का असर सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन तक नहीं रहा, बल्कि उसका सीधा झटका मिस्र की इकनॉमी को भी लगा है, क्योंकि दुनिया के सबसे अहम समुद्री कारोबार वाले रास्तों में शामिल सुएज कैनाल से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद काफ़ी कम हो गई है। सीसी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरे इलाके में एक बार फिर सीज फायर को लेकर नई कोशिशें चल रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या गजा और ईरान से जुड़े इन समझौतों को बचाने के लिए रीजन के दूसरे मुल्क भी मिस्र की ही तरह खुलकर सामने आते हैं, या फिर ये सीज फायर भी एक बार फिर नए टकराव की भेंट चढ़ जाएगा। हम देखेंगे। दोस्तों, क्या इसराइल की जेल में एक और फ़लस्तीनी की जान चली जाएगी? एक मशहूर फ़लस्तीनी डॉक्टर की। गजा के उस डॉक्टर को जिसने जंग के बीच आखिरी दम तक अपने अस्पताल को नहीं छोड़ा, उसे अब खुद अपनी ज़िंदगी बचाने की जंग लड़नी पड़ रही है। कहा जा रहा है कि अगर जल्द कुछ नहीं हुआ तो शायद बहुत देर हो जाएगी। 5 जुलाई को इसराइल की मेडिकल तंजीम फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि नॉर्थ गजा के कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हुसाम अबू सफिया की हालत अब बेहद ख़तरनाक हो चुकी है। तंजीम के मुताबिक उनके वकील ने इसराइल की राकेफेत पूछताछ फैसिलिटी में उनसे मुलाकात की, जहां उसने देखा कि कई महीनों की गिरफ्तारी के बाद अबू सफिया की सेहत इतनी बिगड़ चुकी है कि अब उनकी जान को सीधा खतरा है। तंजीम ने मांग की कि डॉक्टर हुसाम अबू सफिया को फौरन वहां से निकाला जाए और एक आज़ाद जुडिशल टीम उनकी हालत का जायज़ा ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये खबर फ़लस्तीन की वफ़ा न्यूज़ एजेंसी ने भी शाया की है। फिर ईरान पर आते हैं। ईरान ने कहा है कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की रस्मात में शामिल होने के लिए दुनिया के 70 से ज़्यादा मुल्कों के नुमाइंदे ईरान पहुँचे, जिनमें कई अरब दोस्त मुल्क भी शामिल हैं। अरबियों के साथ ही अब्बास अरागची ने फ़ोटो खिंचाए और ये ख़बर और फ़ोटो शेयर किए। वो अरबियों से बड़े खुलूस से मिल रहे थे। ईरान ने कहा कि वो उन तमाम मुल्कों का दिल से शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने इस मौके पर ईरान के साथ खड़े होकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये शुक्रिया अरब मुल्कों को किया गया। ईरान के मुताबिक ये तारीख़ी रसूमात दोनों तरफ के रिश्तों की एक ऐसी याद बनकर रहेगी जो आने वाले वक्त में भी हमेशा ज़िंदा रहेगी। कुछ मुल्क करीब आ रहे हैं, बड़ा अच्छा है। इधर कुछ जर्द कलर के लोगों में बड़ी बेचैनी है। बढ़ते हैं आगे। तेहरान के प्रेयर हॉल के आसमान में एक ड्रोन शो के ज़रिए बंधी हुई मुट्ठी की एक बड़ी तस्वीर बनाई गई। ईरान में इस ड्रोन शो को एक ख़ास पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई को हमले के बाद बेजान पाया गया था, उस वक्त उनकी मुट्ठी ज़ोर से बंधी हुई थी, भिंची हुई थी। इसी वजह से ड्रोन शो में भी उसी बंधी हुई मुट्ठी को आसमान में दिखाया गया, जिसे हिम्मत, मुकामत और आखिरी दम तक डटे रहने की अलामत बताया जा रहा है। गजा से जज्बे की एक तस्वीर देखिए। जंग, तबाही और लगातार मुश्किल हालात के बीच भी गजा के लोगों का जज्बा कम होने का नाम नहीं ले रहा। 4 जुलाई की रात गजा में उस वक्त जश्न का माहौल बन गया जब फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबले में मोरक्को ने, मुस्लिम मुल्क मोरक्को ने कनाडा को, मेज़बान कनाडा को मेज़बान था वो, उस कनाडा को 3-0 से हरा दिया मोरक्को ने। गजा के कई इलाकों में ऐसे मंजर सामने आए जहां लोग मोरक्को की जीत का जश्न मनाते दिखाई दिए। मोरक्को ने इस जीत के साथ वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अज़ुद्दीन ओनाही ने 2 गोल दाकर अपनी टीम की जीत में अहम रोल निभाया है। ये लगातार दूसरा वर्ल्ड कप है जब मोरक्को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा है। इससे पहले 2022 में भी मोरक्को सेमीफाइनल तक पहुंचने वाला अफ्रीका का पहला मुल्क बना था। जंग के साए में जी रहे गजा के लोगों के लिए ये जीत कुछ देर की खुशी और मुस्कुराने का एक और बहाना बन गई। ये शोर गजा के लोगों का है जिसे आप सुन रहे थे। ये खुशी का शोर है जो पिछले 3-3.5 साल में बहुत कम ही बार
सुना गया है, वरना तो आहें, चीखें और बर्बादी यही सुनाई देती थी। और अब आखिर में हमेशा की तरह दुनिया भर की कुछ बड़ी और अहम अपडेट्स एक साथ और मिक्स्ड अंदाज में सुन लीजिए। अमेरिका में खतरनाक हीट वेव की वजह से वॉशिंगटन में होने वाली हिस्टोरिक 4 जुलाई की परेड कल कैंसिल करनी पड़ गई गर्मी की वजह से। इधर ईरान में आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए लाखों लोग तेहरान पहुंचे हैं, लाखों और ईरान पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद एक बड़े कॉमर्शियल ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया है। उधर वेनेजुएला में आए 2 ताकतवर ज़लज़लों में मरने वालों की तादाद 2000 से ऊपर पहुंच गई है, क्योंकि बॉडीज मिलने का सिलसिला भी जारी है। इधर फ्रांस में पड़ रही सख्त गर्मी की लहर के बीच मौतों में करीब 30% का इजाफा दर्ज किया गया है। इंग्लैंड में फ़लस्तीन के हक में हुए ज़बरदस्त प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। उधर टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स इंजरी की वजह से विंबलडन डबल्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी ने न्यूयॉर्क सिटी में एक शानदार रस्म के दौरान शादी कर ली, जो इस वक्त इंटरनेट पर चर्चा में बनी हुई है। इधर पोप फ्रांसिस ने यूरोपीय मुल्कों से माइग्रेंट्स का इस्तकबाल करने की अपील की है। उधर रूस ने यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला करने का दावा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।